देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली धमाके को लेकर एक तरफ जांच चल रही है तो वहीं दूसरी ओर दो संगठनों ने धमाके की जिम्मेदारी ले ली है। जैश उल हिंद नाम के संगठन ने सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी ली है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी धमाका करेंगे। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जैश उल हिंद के इन दावों की लगातार तफ्तीश कर रही हैं, जांच कर रही हैं। लेकिन इन धमकियों को तब तक गंभीरता से लेना होगा जब तक कि पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आ जाती, क्योंकि दिल्ली के बीचों बीच ब्लास्ट कराना कोई मामूली बात नहीं है। इसी पर दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके की गूंज दिल्ली से इजरायल तक सुनाई दे रही है। दिल्ली पुलिस एक्शन में है, एनआईए मुस्तैद है, फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है, आईबी की सभी सुरागों पर पैनी नजर है। इजरायल भी इस धमाके पर पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन धमाके को लेकर जिस संगठन ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया है उसका नाम शायद ही किसी ने सुना। इसका नाम है जैश उल हिंद। इस संगठन ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया। दिल्ली में धमाका हुआ, उसकी जिम्मेदारी आईडी ब्लास्ट हुआ था जैश उल हिंद नाम का जो एक संगठन है वो ले रहा है। हालांकि एजेंसी अभी इसको वेरीफाई कर रही है, लेकिन ये टेलीग्राम पर ये चैट और सोशल मीडिया के में हुआ, उसके बाद सेंट्रल एजेंसी को ये मैसेज मिला। इन सब के बीच अगर आप देखें यहाँ पर तो जो डीसीपी स्पेशल सेल है प्रमोद कुशवाहा, स्पेशल कमिश्नर स्पेशल सेल, वो मौके पर पहुंच गए हैं और पूरा जो घटनाक्रम है उसको फिर से वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के छोटे धमाके की जांच बड़े स्तर पर हो रही है। मामला इजरायल से जुड़ा है, लिहाजा अलर्ट ज्यादा ही है। अब तक सबूत के नाम पर मौके से धमाके के मलबे, सॉफ्ट ड्रिंक्स के केन, लिफाफा, सीसीटीवी में 2 संदिग्ध मिले हैं। हम इस वक्त इजरायल एम्बेसी के ठीक बाहर हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां से तमाम चीजें लेकर के जा रहे हैं। जो वो सबूत है यहां से जो इकट्ठा किए गए हैं, ये पूरी किट है जो लेकर के आए थे और यहां तमाम ऐसी चीजें कलेक्ट की गई हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस पूरी जांच में। और ये जो दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम है उसके लोग आकर के यहां से कलेक्ट करके इसको ले जा रहे हैं और एक एक चीज, एक एक सबूत यहां से इकट्ठा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि इसको जांच में शामिल किया सके। आप देख सकते हैं ये पूरी टीम है जो आई हुई थी इजरायल एम्बेसी के ठीक बाहर, वो जांच कर रहे थे और वो इसको अब लेकर के जा रहे हैं, जिससे जो मिले हुए अहम सबूत हैं, चाहे वो एक्सप्लोसिव के बारे में हो या फिर जो भी पेपर्स मिले हैं या जो भी और सबूत मिले हैं, उनको आगे जांच में शामिल किया जाए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें एक कैब से 2 लोग उतरते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग इजरायली दूतावास की तरफ जा रहे हैं जहां 29 जनवरी को विस्फोट हुआ था। पुलिस ने कैब ड्राइवर से संपर्क किया है और संदिग्धों के स्केच तैयार किए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने चलती गाड़ी से केन बम फेंका। धमाके का मकसद तबाही मचाना नहीं बल्कि सनसनी फैलाना था। इजरायली एम्बेसी के बाहर हुआ धमाका भले से ही छोटा लगता हो, लेकिन इसके पीछे की साजिश बड़ी नजर आती है। सूत्रों की माने तो धमाके के पीछे का मकसद तबाही नहीं बल्कि संदेश देना था और इसीलिए जो चिट्ठी दिल्ली पुलिस के हाथ में लगी है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। हर होटल की तलाशी ली जा रही है। होटल के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। दिल्ली ही नहीं, देश भर के एयरपोर्ट अलर्ट पर है। अगले 47 से 78 घंटे में भारत से बाहर जाने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स पर नजर रखी जा रही है। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको। घटना के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देर रात तक उच्च स्तरीय बैठक की और दिल्ली पुलिस को तय वक्त में जांच निपटाने के आदेश दिए। हालात की गंभीरता को देखते हुए अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा भी रद्द कर दिया। शिवेन श्रीवास्तव, मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
इस नई साजिश का अंत होना बेहद जरूरी है। आखिर कौन लोग थे इसके पीछे, उनका मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ अभी शुरुआत है? जैसा कि धमाके वाली जगह से जो चिट्ठी मिली है उसके जरिए ये बातें निकलकर सामने आई हैं। 2 संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। उनके दावे में कितना दम है? कई ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी है और इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आज तक का हिस्सा बन रहे हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ एनके सूद साहब जो कि फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं, वो लाइव जुड़ चुके हैं। नवनीत राजन बासन साहब जो कि फॉरेनर स्पेशल डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनआईए की टीम ने मौके पर जाकर आज जांच पड़ताल भी की है पूरे मामले की। टीएस तंवर साहब जो कि फॉर्मर सीनियर आईबी ऑफिसर हैं, वो लाइव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही टीआर कक्कर साहब जो कि फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस है राजधानी दिल्ली के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एनके सूद साहब आपसे शुरुआत करते हुए, चूंकि मामला बेहद गंभीर है, अभी 26 जनवरी गुजरा नहीं था, एक बहुत बड़ी चुनौती हम सब ने देखी उस समय किस तरह से देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने लाल किले के खासतौर से मामले के बाद आ जाती हैं और उसके बाद 29 तारीख को इस तरह का ब्लास्ट हो जाना। मामला कितना ज्यादा गंभीर है और इसके पीछे की साजिश को आप किस तरह से देख रहे हैं? 2 एजेंसियों ने जो जिम्मेदारी ली है उनके दावे में कितना दम आपको दिखाई देता है? सिंह साहब। देखिए, जो ये ब्लास्ट हुआ है और स्पेशली 29 जनवरी को हुआ है, जबकि बीटिंग रिट्रीट का टाइम था, तो ये इशू अपना आप सीरियस हो जाता है। और दूसरी बात ये आती है कि ये जो अटैक हुआ है वो हमारे एक बड़े खास दोस्त इजराइल के साथ हुआ है, जिसके इंडिया के साथ आज बहुत बड़े रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और हर एक फील्ड में हमारे रिलेशन एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये कहूंगा कि जिस तरीके से अटैक हुआ है इसमें एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि इसको इंटरनेशनल एम्बेसी को, फॉरेन की एम्बेसी को टारगेट किया गया है। और साथ में इसके अंदर जो मैं पहले भी कह चुका हूं, एक 2 जगह बात हुई है कि इसके अंदर जो एक रोल इसमें आता है कि डाउट आता है, वो आता है ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान से हो सकता है कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि इजराइल और ईरान के आपस में बड़ी दुश्मनी थी, बड़े इनके डिस्प्यूट चल रहे थे कुछ सालों से। और अभी भी ईरान ने इनके एक जो साइंटिस्ट मारे गए हैं फखरेजादे, उस पर कहा गया कि उसमें ईरान का हाथ है, यानी कि इजराइल का हाथ है। और उससे पहले उनके एक जनरल मारे गए थे सुलेमानी, उसमें सीआईए का हाथ माना जाता था। तो ये जो सारी चीजें आ रही हैं, इससे हो सकता है कि पूरे डाउट लगते हैं कि इसमें हो सकता है कि इजराइल का पे अटैक किया, उसमें ईरान की तरफ से सारे इंडिकेशंस जाते हैं। लेकिन किसी चीज पे पहुंचना बड़ा मुश्किल चीज हो जाती है जब तक हमारी एजेंसीज जो इनको इंक्वायरी कर रही हैं इसमें वो पूरे तरीके से ना पहुंचे। और साथ में एक और चीज आ जाती है कि कुछ लोग डिस्टर्ब्ड हैं गल्फ के अंदर या ईरान के अंदर या बाकी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, क्योंकि ईरान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, अगस्त सितंबर में, वो एस्टेब्लिश हुए हैं यूएई, बहरीन और बाकी कंट्रीज के साथ। उससे वहां पे पीस आने की बात हुई है, जिससे पीएलए यानी कि पाकिस्तान जो स्पेशली पाकिस्तान भी अफेक्टेड है और साथ में पैलेस्टाइन भी अफेक्टेड है। बिल्कुल। तो जब एजेंसीज पूरी इसमें इंक्वायरी कर लेंगी कि एग्जैक्टली हाथ किसकी तरफ से है, तो उस पर तब रिजल्ट पे हम पहुंच पाएंगे। अभी कहना जरा मुश्किल है, लेकिन साथ एक बात जरूर है कि ये देश के दुश्मनों का काम है और इनका काम आज जब हम कहने के तो बड़े आसान से कह सकते हैं कि पुलिस की नाकामी हो सकती है, इंटेलिजेंस की नाकामी है। मैं सोचता हूं ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, एक ये इंसिडेंट है। और इसका फायदा तब उठाया कि एक तो हमारी पुलिस जो है पूरी इन्वॉल्व थी, जो हमारी 29 जनवरी की जो परेड चल रही थी, साथ में जो यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है कि ये इन्होंने जो किसान रैली के नाम पे लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश की है, जिससे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी सिक्योरिटी की एजेंसीज की ध्यान बटा। और ये एक बड़ा इनका एक अनटॉलरेबल इनका एक्शन है हमारे पॉलिटिशियंस का। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है साहब, लेकिन इसी के साथ आपने कहा है कि दरअसल इसको पुलिस की चूक या किसी भी एजेंसियों की चूक नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये ब्लास्ट बड़ा हो जाता, अभी एक कम तीव्रता का था, लेकिन जिन गाड़ियों को क्षति पहुंची, अगर ये जोरदार धमाका होता तो स्थिति क्या रहती? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ मैं चर्चा के लिए आपके पास फौरन लौटूंगी, लेकिन नवनीत राजन बासन साहब जो बातें सूद साहब ने कही, आप उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? इसके साथ ही आज एनआईए की टीम भी लगातार मौके पर जाकर तफ्तीश कर रही है। एनआईए भी पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। कुछ ही देर पहले अब से एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची हुई थी। जिस तरह के सामान वहां से बरामद हुए हैं वो किस ओर इशारा करते हैं? और साथ ही कहा जा रहा है कि इजराइल दूतावास के पास हुए इस धमाके में ईरान का हाथ हो सकता है। ऐसे में हिंदुस्तान का रोल आज की तारीख में तो फिर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि दोनों ही देशों से हमारे रिश्ते अच्छे हैं और खासतौर से इजराइल के साथ तो हमारे कुछ सालों में बहुत अच्छे रिश्ते बन गए हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान की भूमिका यहां से किस ओर जाती हुई आपको नजर आ रही है? नवनीत साहब। देखिए, जैसे सूद साहब ने कहा, इसमें वास्तव में ही कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। ये लोकल लोगों का खाली काम नहीं है
उनको कहीं ना कहीं से मदद या कहीं ना कहीं से इशारा मिल रहा था, जिसके बिनिस्बत उन्होंने ये ब्लास्ट किया है। और उन्होंने ब्लास्ट को बहुत चुन के किया है, जबकि उनको मालूम था कि हमारी सुरक्षा एजेंसी बहुत सारे दूसरे कामों में लगी हैं, हमारे इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो दूसरे कामों में लगे हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर्स में इस समय संतोष का वातावरण चल रहा है उसके अंदर मशगूल हैं, तो वो लोग शायद इतना ध्यान हर चीज पे नहीं दे पाएंगे। तो उस चीज का फायदा उठाते हुए उन्होंने इजराइल एम्बेसी के पास में ये जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है उसको प्लांट कर दिया और बिना किसी को खबर लगे। बिल्कुल। दूसरी, जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, अभी किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना गलत होगा। और ये जो एजेंसियां या जो संगठन दावा कर रहे हैं कि ये उन्होंने किया है, उनको हमें इंपॉर्टेंस देना है, लेकिन वो कोई फाइनल निष्कर्ष नहीं है। हो सकता है कि उसके द्वारा वो किसी हमको मिसलीड कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड कर रहे हैं, इसलिए हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं और हमें हर पहलू का इन्वेस्टिगेशन करना है। और ये एक अच्छी बात है कि इस समय जो जांच एजेंसियां हैं, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के, NIA, NSG, वो सब मिल के इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रहे हैं। NSG का रोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके पास में एक्सपर्टीज है कि बम कैसे बनाया, वो एक्सप्लोसिव डिवाइस क्या था, उसमें क्या क्या लगा हुआ था, उसमें क्या कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व थे, वो लोग अपना एक्सपर्ट ओपिनियन एनालिसिस करने के बाद दे पाएंगे। और अगर स्पेशल सेल से, क्योंकि अगर इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है तो ये इन्वेस्टिगेशन NIA को ट्रांसफर हो सकती है, तो इसलिए NIA के अधिकारी भी शुरू से इसके अंदर शामिल है, ताकि अगर देर समय में उनको इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो तो उनके ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट पहले से ही है, उनको ज्ञान होगा, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि हो सकता है आगे आने वाले वक्त में NIA को पूरे मामले की तफ्तीश की इजाजत दे दी जाए। और आपने NSG का जिक्र किया, आपसे कुछ ही देर पहले जब NSG का दस्ता वहां पर पहुंचा था, सीनियर अधिकारी पहुंचे हुए थे, तो कैसे उन लोगों ने झाड़ियों में बैठकर पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया है। जो सामान बरामद हुए उसकी तस्वीरें भी लगातार इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन TS तंवर साहब, मैं सीधे आपके पास आ जाते हुए, आप फॉर्मर सीनियर IB ऑफिसर हैं, ऐसे में IB का रोल भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इजरायल दूतावास के पास हुआ यह धमाका, अगर इसी तरह का धमाका राजधानी दिल्ली के किसी भीड़ भरे बाजार या कहीं और हिस्से में होता तो स्थिति कितनी ज्यादा भयावह हो सकती थी, इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन कम तीव्रता वाला ये ब्लास्ट क्या संकेत करता है? देखिए, ये एक धमाका होना सेंसिटिव एरिया में, दिल्ली में, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इजरायली टारगेट हैं, ये भी क्लियर है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी एक इजरायली पायलट, F-16 का पायलट, फाइटर पायलट, वो इंडिया में आया था, वो गायब हो गया मनाली में, और लंबा इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो दुखद घटना है, कैसे मरा। इजराइल जो आप कोई भी एक्शन जब मिलिटेंट का ऑर्गेनाइजेशन करता है तो वो 3 चीज देखता है: टाइम, प्लेस एंड एक्शन। टाइम ये है कि 26 जनवरी का हमारा गणतंत्र पर्व, हमारे यहाँ किसान आंदोलन, और विदेश के अंदर ईरान और इजराइल के अंदर तनाव, इस कंडीशन के अंदर ये घटना को करना उन्होंने टाइम देखा। और सेंसिटिव एरिया ये हो सकता है कि औरंगजेब रोड जो है वहां पे प्राइम मिनिस्टर VIP मूवमेंट भी है, और ये 29 हमारी रिट्रीट हो रही थी, तो ये टाइम इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद लाल किले पर जो घटना हुआ वो देखा उन्होंने, और आप ये खालसा मूवमेंट और अदर का सूचना आई। इसके बाद है प्लेस है ये औरंगजेब रोड, क्योंकि इजरायली एम्बेसी और वहाँ और भी बहुत एम्बेसी हैं। इस एम्बेसी में शाम के टाइम 5 बजे इतनी ट्रैफिक के अंदर उन्होंने अपना स्कोप बनाया, तो ये एक प्लेस का इसका मतलब है रैकी हुई जी। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एक फेज में काम नहीं करते, ये रैकी के होते। पहले ये जो उमर शेख है, जो अभी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, ये दिल्ली में आया था, इसने भी रैकी की, और इनकी हाइड आउट थी मसूरी में, इनकी हाइड आउट थी अपने दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने। तो ये फेज के अंदर काम करते हैं, तो ये प्लेस है जिसका सिलेक्शन हुआ। और एक्टिविटी है अपनी IED, ये IED स्पेशल है, और ये IED की जो ट्रेनिंग है वो ये बता रही है कि IED को ले जाके वहां रखना या फेंकना,
इसके अंदर जो एक लाल दुपट्टा आया है, बिल्कुल। वो लाल दुपट्टा ये बताता है कि देयर में भी ए फीमेल ऑपरेटर, क्योंकि पहले इशरत जहां आई थी जो अहमदाबाद में केस हुआ, और भी 2 जगह हैं जहां पर जला हुआ है, इन्वॉल्वमेंट हुआ है जी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि टाइम, प्लेस और एक्शन ये बता रहा है कि घटना छोटी नहीं है, और इजरायली टारगेट्स, टूरिस्ट, इजरायली एयरलाइन, इजरायली कबाड़, ये सब टारगेट हो सकते हैं। और हमें अपने देश के लिए, हम इजराइल से बहुत एड ले रहे हैं, और अभी भूटान में भी इजराइल एम्बेसी आ गई। तो इन सारे कारणों से ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका इन्वेस्टिगेशन, हमारी इंटेलिजेंस समर्थ है, हमारी पुलिस समर्थ है, हमारे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे अंदर विश्वास जाहिर किया है, हमारे एनएसए, इजराइल के एनएसए और हमारे विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है। तो घटना बहुत गंभीर है, और मैं बता दूं कि इसका आगे भी, ये घटना यहीं पे नहीं है, कुछ आगे भी इसके अंदर हो सकता है। हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है मौजूदा वक्त में। शायद इसी वजह से जब से ये मामला सामने आया, हम सब ने देखा कि किस तरह से पहले दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है, और उसके बाद एक एक करके तमाम जांच एजेंसियां उस जगह पर जाती हैं, ग्राउंड जीरो पर, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि कम तीव्रता वाला ये ब्लास्ट जिसने सारी की सारी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, आपने कहा कि किस तरह से हमारे इजराइल के साथ लगातार रिश्ते अच्छे होते हुए चले जा रहे हैं। तो 29 तारीख को ही 29 सालों का सेलिब्रेशन भी दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों का था, और वहीं दूसरी तरफ एक तरफ हमारी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी जारी थी। लेकिन जल्दी से एक और जानकारी देते हुए बाकी के दोनों मेहमानों के पास में जाऊंगी कि धमाके से एक दिन पहले ही गुरुवार को भारतीय सेना को इजराइल की 6000 नेगेव लाइट मशीन गन मिली थी। मार्च 2020 में भारत ने फास्ट ट्रैक समझौते के तहत 16000 ऐसी एलएमजी का सौदा किया था, और उसकी पहली खेप इजराइल की ओर से भारतीय सेना को दी गई। तो किस तरह से हमारे रिश्ते मजबूत होते हुए चले जा रहे हैं इजराइल के साथ, शायद यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री की ओर से खुद भरोसा जाहिर किया गया है कि हमारे नागरिकों को सुरक्षा दिए जाने में पूरी तरह से हिंदुस्तान सक्षम है, और एनएसए अजित डोभाल ने भी वहां पर अपने समकक्ष से बातचीत की है, इस तरह से भरोसा पैदा करने की कोशिश। लेकिन अब सीधे मैं विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। यहीं से दिल्ली पुलिस की भूमिका अब काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये तो एक मामला सामने आया। अच्छी खबर पूरे मामले में बस ये रही कि जिन 3 गाड़ियों को क्षति पहुंची है उसके भीतर कोई सवार नहीं था, किसी भी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर इतने आराम से जिन लोगों ने भी इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है, किसी और भीड़ भरे वाले हिस्से में जाकर ऐसे अगर ब्लास्ट किया जाएगा तो स्थिति यकीनन खतरनाक और खराब हो सकती है। पुलिस की भूमिका को कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, यहां से आप क्या जानकारी देंगे सर? चित्रा जी, आपकी चिंता स्वाभाविक है और वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। किसान आंदोलन हो, बिल्कुल ठीक है। पुलिस का काम यही कि सभी आंदोलन के संबंध में अमूल चूल व्यवस्था करे, और सुपर वीआईपी एरिया में औरंगजेब रोड या अब्दुल कलाम रोड को, और जबकि विशेषकर जैसा कि तंवर साहब ने कहा कि देश काल और अवस्था, 29 जनवरी बीटिंग द रिट्रीट, समस्त वीआईपीज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट, एमपीज, सब लोग वहां मौजूद, और 5:05 पे धमाका होना, ये कहीं ना कहीं इसको हमको अंतर्मंथन करना होगा कि क्यों हुई। सीसीटीवी का खराब होना, क्यों खराब हुए या खराब कराए गए। किसी भी परिस्थिति में जहां पर आपका अभेद्य चक्रव्यूह होना चाहिए था और त्रुटि विहीन सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, त्रुटि विहीन नहीं थी, और ये एक मामूली धमाका हुआ। लेकिन आपने कहा अगर यही धमाका बड़ा होता तब क्या होता, यही धमाका भीड़ भाड़ वाले स्थान में होता तब परिदृश्य क्या होता। इसलिए ये जरूरी है कि अंतर्मंथन करके सुनिश्चित करें, और इससे बड़ी नसीहत लेकर सुनिश्चित करें कि कहां कहां त्रुटियां रही हैं, उन त्रुटियों के बारे में सावधानी बरतते हुए कार्रवाई करें। दूसरी चीज, कल से आज तक चित्रा जी बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। जो चिट्ठी मिली है वो नंबर 1, नंबर 2 जो एक्सप्लोजिव कल तक अमोनियम नाइट्रेट था, आज पीईटीएन है। पीईटीएन आरडीएक्स के बाद चरमपंथियों का बहुत फेवरेट विस्फोटक है। 1980 में पेरिस में सिनेगॉग के हमले में नाइजीरियन अंडरवेयर सेल्फ एक्सप्लोडिव जो उग्रवादी था उसके पास से बरामद हुआ। कई विश्व में जो चरमपंथी विस्फोट हुए हैं उसमें पीईटीएन का इस्तेमाल हुआ है, पेंटा एरेथ्रोटीन टेट्रानाइट्रेट। तो इस केमिकल का उपलब्ध होना आसान काम नहीं है। तो जो विद्वान पहले से कहा है ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, इससे ये स्पष्ट होता है।
सारे इंग्रेडिएंट्स एक बहुत बड़े विस्फोट के थे। ये बात दूसरी कि विस्फोट बड़ा नहीं छोटा हुआ, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है और अब दिल्ली पुलिस को देखना होगा ये किन परिस्थितियों में वो कामयाब हो गए। 13 फरवरी 2012 को जो विस्फोट हुआ था उसमें जो लोग पकड़े गए थे सैयद मोहम्मद काजमी और उनकी पत्नी, उनको 18 लाख रुपए ईरान से आए थे। अब उसको दोबारा रिवर्स इंजीनियरिंग में जाकर के देखें उनके केस में क्या हुआ, कौन आपत्ति, और जो डंप डेटा होता है उसके माध्यम से बाकी चीज में खुलासा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपके चैनल को वो भी चरमपंथी भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसी कोई बात कर कि उनको लाभ मिल जाए इन्वेस्टिगेशन में। तो डंप डेटा के माध्यम से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भली भांति पता लगा सकती हैं कौन से वांछनीय तत्व, मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन, ये अन्य उपकरण वहां से गुजरे हैं एक हफ्ते में। बिल्कुल, इसलिए उसकी तफ्तीश हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी चित्रा जी, उसकी तफ्तीश हो रही है और यकीनन तफ्तीश करनी भी पड़ेगी, क्योंकि इसी के जरिए हो सकता है पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। अब मैं सीधे टीआर कक्कर साहब आपके पास आते हुए, आप फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस राजधानी दिल्ली में रहे हैं, ऐसे में आप जो बताएंगे दिल्ली पुलिस की खासतौर से भूमिका को लेकर, और उसके सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका इशारा यहां पर किया गया है विक्रम सिंह जी की ओर से कि वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं या तो वो खराब है या तो है ही नहीं। इस तरह की अगर स्थिति वहां पर बनेगी तो कैसे पहचान किया जा सकता है कि आखिर कौन से लोग थे जिन्होंने इस धमाके को अंजाम दिया है? तो यहां से पूरे मामले को आगे बढ़ता हुआ किस तरह से आप देख रहे हैं सर? देखिए, ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था। इसमें जो अब तक अभी विक्रम सिंह जी ने बताया था, मुझे इसका नहीं था, मैं कि पीईटी इस्तेमाल हुआ है। एनएसजी के पास वो सब साधन हैं ये पता करने के लिए कि पीईटी कौन मुहैया करवा सकता है, कहां से आता है, किस उसकी क्या तरीके हैं आने के, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सप्लोजिव है जो कि हर एक के पास नहीं हो सकता है। तो ये एक तार वो कर रहे होंगे, बिकॉज मैं डीजी एनएसजी भी रहा हूं तो मुझे पता है। मैं ज्यादा आपको नहीं विस्तार में बताना चाहता कुछ भी, कि ये है कि वो उनके पास ये एक्सपर्टीज है कि ये पहले कब हुआ था, कहाँ हुआ था, दुनिया में कहाँ हुआ था, कहाँ इस्तेमाल किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं। मैं इतना कहकर मैं अपना इसको करूंगा। स्पेशल सेल जो है वो सक्षम है, पहले भी दिल्ली में हुए हैं ब्लास्ट, उन्होंने खोज निकाला लोगों को। अब हमारे पास एनआईए है, एनआईए, आईबी, रॉ, अगर कुछ इंटरनेशनल कुछ ऐसी चीज है कि इसका वो एक किस्म का प्लान है, तो ये रॉ और आईबी हम लोगों को बता सकते हैं बाद में। वो सारी खबरें जो होंगी वो दिल्ली पुलिस के पास, जो भी जानकारी इन सब एजेंसियों के पास होगी, वो जब तक दिल्ली पुलिस ही इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, स्पेशल सेल, वो सारी वहां पर पहुंच जाएंगी। और इनके जो इतने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, चाहे वो रॉ से आए, चाहे आईबी से आए, चाहे एनआईए से आए, चाहे एनएसजी से आए, वो सब इकट्ठे बैठकर एक समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। और ये जो चिट्ठियां मिलती हैं ये 99% ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि गुमराह करने की, जैसे बता रहे थे विक्रम जी, गुमराह करने की कोशिश की जाती है कि ये एजेंसी। अब ये कहा जा रहा है कि बाकी वक्ताओं ने ये कहा कि शायद ईरान हो सकता है जी। भाई साहब देखिए जी, ऐसा है कि ये एम्बेसी इजराइल की सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, हमारे वैसे भी इजराइल से इतने अच्छे, ईरान से इतने अच्छे संबंध है, मतलब इतने अच्छे संबंध, उनके जो भी संबंध हो, अमेरिका से हो, इजराइल से हो, लेकिन हमारे साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का हिंदुस्तान को चुनेंगे इजराइल को हैरेस करने के लिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो अभी कुछ भी निष्कर्ष निकालना बड़ा कठिन है, ये हो जाएगा, ये मालूम, इतना मुझे पूरा विश्वास है अपनी एजेंसी पर, दिल्ली पुलिस पर, बाकी एनएसजी है, एनआईए है, रॉ है, ये सब बैठकर इसको ढूंढ लेंगे और पता लग जाएगा। लेकिन जैसे बताया था कि समय की होता है, समय कौन सा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो ये उनको पता है कि दिल्ली पुलिस और बड़े जो चीजें हो रही हैं दिल्ली में, उसमें उनको सब वहीं लगे हुए हैं। तो ये एक दायरा रह जाता है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हमें
थोड़ा सा और चौकन्ना रहना पड़ेगा अगले कुछ अब ये अभी ऐसा नहीं कि भाई कल परसों फिर कर देंगे। ये अगर इन्होंने कुछ करना है तो कुछ समय के बाद करेंगे, लेकिन तब तक हमें जो है चौकन्ना रहना पड़ेगा। रणके सूद साहब, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि मामला अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है और लगातार वहां से जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने दर्शकों को हम दिखाते भी चलें, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए जितनी भी चीजें वहां से बरामद की जाएंगी यकीनन इसी के जरिए जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम एशिया और खाड़ी के देशों में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उससे ईरान की ओर इशारा तो हो रहा है पूरे मामले में। इजराइल ने इसे आतंकी घटना भी करार दे दिया है, हालांकि हिंदुस्तान ने अभी इसको पुख्ता तौर पर कंफर्म नहीं किया है। लेकिन इसी के साथ ईरानी नागरिकों को लेकर जांच पड़ताल, राजधानी दिल्ली के जितने भी होटल्स हैं उनसे बाकायदा उनके बारे में डिटेल्स मांगी जा रही है, वो कितने दिनों से रुके हुए थे, क्या कोई संदिग्ध है, इस तरह से भी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है सर। तो क्या इसके जरिए मामले को सुलझाया जा सकता है, या फिर अगर लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट हो सकता है यानी कि कम तीव्रता वाला, तो आपको लगता है कि क्या कोई भी बड़ा आतंकी गुट इस तरह का कम तीव्रता वाला हमला करेगा इस तरीके से? देखिए, बेसिकली छोटा धमाका हो चाहे बड़ा धमाका हो, धमाका हुआ है, चाहे क्राइम छोटी हो चाहे बड़ी हुई है। लेकिन एक दो कई बातें इसमें आती हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके अंदर एक पॉलिटिकल रेमिफिकेशन है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से माहौल खराब किया गया, चाहे 26 जनवरी का माहौल खराब किया गया हो, चाहे किसानों की तरफ से माहौल खराब किया गया हो, इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल कनेक्शन हो। आपको एक बात याद दिला दूं कि जब यहाँ पे शाहीन बाग की डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी उस टाइम पे कांग्रेस के कुछ लीडर्स और पाकिस्तान गए थे उनसे मदद मांगने, और उसके बाद टर्की भी आज इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है, चाइना भी पड़ा हुआ है। इन सबके इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना को ये इंटरेस्ट है कि इंडिया के जो फार्मर्स की स्ट्राइक के अंदर की जो हमारा उनको सप्लाई लाइन जाए वो रुके। तो यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी इंटरनल भी चल रही है, एक्सटर्नल भी चल रही है। जहां तक इजराइल की बात करें, इजराइल के पिछले कुछ दिनों के अंदर गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशंस डेवलप हुए हैं, अब्राहम एग्रीमेंट हुआ है, वो हुआ यूएई के साथ, उसके साथ बहरीन के साथ हुआ, उसके बाद मोरक्को तक पहुंच गए, और वहां पे जो जीसीसी के आपस में जो लड़ाई चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, उसको भी सुलझाया गया। उसमें अमेरिका का भी हाथ है और इंडिया का भी हाथ है, इंडिया भी इसमें पूरा इन्वॉल्व है। इसकी वजह से कुछ लोग डिस्टर्ब हैं, और ये जरूर है कि आप ईरान के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है। मैं ईरान में रहा हूं, मैं जानता हूं वहां की क्या कंडीशन है। ईरान इंडिया के अंदर किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहा, लेकिन इंडिया एक सॉफ्ट टारगेट बना है, सॉफ्ट टारगेट एक बना है, उसके साथ सॉफ्ट टारगेट बनाया गया कि जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस की जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। इसके ऊपर मैं कहूंगा कांग्रेस हो गई, चाहे हमारी आम आदमी पार्टी हो गई, चाहे बाकी पार्टीज हैं, ये भी पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, जो इंडिया के अंदर हो रहा है। और इनकी एक पर्पस है, एक देखिए स्पेशली क्या है, 29 को हुआ है। 29 का मतलब यह है कि जब हमारा बीटिंग रिट्रीट चल रही थी, इसका एक पर्पस यह है कि इंडिया की छवि बाहर में खराब करना वर्ल्ड के अंदर। आज इंडिया की पोजीशन ये आ रही है कि हमारा 11.5% की हमारी जीडीपी होने वाली है, और वर्ल्ड में कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रही है कि इंडिया के साथ सपोर्ट करना चाहती हैं, कोऑपरेट करना चाहती हैं, चाहे हमारा क्वाड बना है, मिलिट्री एक्शंस हैं, चाहे हमारे इकोनॉमिक हैं, इसको डिस्टर्ब करने में लगे हैं कुछ पॉलिटिशियंस। मैं सिर्फ जिम्मेवार मानूंगा इसके अंदर कि पॉलिटिशियंस की पूरी जिम्मेवारी है यहाँ का माहौल खराब करने की, यहाँ की सिचुएशन खराब करने की। साथ में इनका एक इंटरेस्ट ये है कि पुलिस को, दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से किया गया है, दिल्ली पुलिस कितनी ज्यादा बिजी है इतने साल से, हमारी इंटेलिजेंस बिजी है, चाहे फार्मर्स की एजिटेशन चल रही है, चाहे रिपब्लिक डे चल रहा है, चाहे उसके बाद की डेवलपमेंट है, उसकी वजह से यहाँ पे सिचुएशन डेवलप करके इंडिया को एक सॉफ्ट टारगेट मान करके यहाँ पे इनको एक सिचुएशन दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे अटैक हुआ। नहीं, आपकी बात एक बार फिर से 2 लाइन में मैं जानना चाहूंगी। आपने कहा कि पॉलिटिशियंस का रोल हो सकता है इसमें, इसके जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं इसके ये कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे मैंने शाहीन बाग के अंदर कहा, शाहीन बाग में यहाँ के एक एमपी है, कांग्रेस के बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं, उस टाइम पाकिस्तान जाके उन्होंने कहा हमको पैसे की एड दीजिए, मोदी गवर्नमेंट गिरानी है। ये जो देश को नुकसान पहुंचाने का चक्कर है, अभी भी देखिए चाहे किसान रैली का चक्कर हुआ, वो खत्म होने को हो, फिर पॉलिटिशियन बीच में आ गए। वो ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल किया जाए, किसी भी पॉलिटिशियन ने, हमारे अपोजिशन के पॉलिटिशियन ने जो लाल किले के अंदर हुआ उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, चाहे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बाकी पार्टीज के हो। तो इससे लगता है कि ये दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बिगाड़ना चाहते हैं कि दिल्ली की डेवलपमेंट या इंडिया की डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। इनके अंदर भी एक मैं सोचता हूं कि लोगों को भी इसमें एक्टिव होना पड़ेगा, और हमारी गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि जो ये किसानों की रैली चल रही है या इनके एजिटेशन चल रही है, मीनिंगलेस एजिटेशन है, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं और पॉलिटिशियन इसका फायदा उठाने के चक्कर में है। ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि दरअसल कुछ ऐसे राजनेता हैं जो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप पूर्व रॉ अधिकारी हैं, लेकिन इस तरह की बातें कर रहे हैं तो यकीनन ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है। लेकिन यहां पर जल्दी से ईरान का चूंकि जिक्र बार बार आ रहा है, तो दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि
ईरान के रक्षा मंत्री का इसी हफ्ते भारत दौरा हो सकता है। दरअसल बेंगलुरु में बुधवार से एशिया का सबसे बड़ा एरो और डिफेंस शो शुरू होने वाला है, जिसमें ईरान के रक्षा मंत्री शिरकत कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर ईरान की तरफ बार बार इस तरह से इशारा जाएगा तो यकीनन दोनों देशों के रिश्तों पर भी क्या इसकी आंच आएगी, तो उसको लेकर हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। अब मैं इसी सवाल के साथ नवनीत राजन बासन साहब आपके पास आते हुए, जो बातें सूद साहब ने कही है उसको आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, और क्या पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अब वक्त आ चला है कि एनआईए को दे दी जाए ताकि जल्द से जल्द ये साफ हो पाए कि आखिर इस धमाके के पीछे कौन से लोग हैं? देखिए, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है। ये इन्वेस्टिगेशन सिंपल नहीं है। अगर इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसकी तरफ इशारा है तो इन्वेस्टिगेशन और भी डिफिकल्ट हो जाती है। इसमें एक एजेंसी नहीं, इसमें सब एजेंसीज को मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे वो लीड एनआईए ले इन्वेस्टिगेशन में या स्पेशल सेल ले। बाकी एजेंसियों को पूरा उनको सहयोग देना पड़ेगा, और एनएसजी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज इन एजेंसीज को मुहैया करानी पड़ेगी। और हम किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे जल्दी तो वो अच्छा होगा, क्योंकि इस सब इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है, और जिस तरह के क्लूज इनिशियली आते हैं कई बार वो मिसलीडिंग होते हैं। वो डेलिबरेटली इस तरह के आपको दिए जाते हैं ताकि आप जो असली इन्वेस्टिगेशन है उससे दूर चले जाएं और असली मुजरिम को ना पकड़ पाएं या असली कॉन्स्पिरेसी को ट्रेस ना कर पाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अपना काम करने दें और उनको एक सही नतीजे पे पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आने का मौका मिलना चाहिए। वो तीन बड़े सवाल सर, जल्दी से इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। एनआईए जिसको लेकर इस वक्त जांच अपनी आगे बढ़ा रही होगी, एनआईए कोशिश कर रही होगी, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल जो भी इन्वेस्टिगेशन को हैंडल कर रहे हैं, कि उनके साथ मिलकर जितने भी क्लूज हैं सीन ऑफ ऑफेंस से और जितने भी क्लूज दूसरी जगह से, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गलत हो सकता है, हमारे द्वारा कुछ भी कहना यहाँ पर, वो सब उनको दिल्ली स्पेशल सेल को मुहैया कराएंगे, उनको सहयोग करेंगे। और बहुत तरह का टेक्निकल डेटा की एनालिसिस की जा रही होगी जिसमें एनआईए और दूसरी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सक्षम हैं, वो इकट्ठा करके उसकी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में जो क्लूज मिलेंगे उनको फॉलो करके वो उसको लीड लेकर और किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहेंगे कि कौन से संगठन का इसमें हाथ हो सकता है, किन लोगों की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्या उन लोगों के कोई लोकल भी कुछ समर्थक हैं जिन्होंने इस तरह का उनको मदद पहुंचाई होगी, क्योंकि ये काम बिना लोकल मदद के नहीं हो सकता है। चाहे इसमें बाहर वाले लोग इन्वॉल्व हों, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोकल मदद जरूर मिली होगी। तो उन लोगों को भी ट्रेस करना और उनको पहचानना बहुत जरूरी है। यकीनन इसी को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त एनआईए के सामने होगी कि आखिर अगर इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हैं तो वो कौन लोग हैं और किन लोगों के वो संपर्क में थे जिसके जरिए इस तरह का ब्लास्ट हुआ, और आगे के उन लोगों की क्या प्लानिंग है। अब सीधे टीएस तंवर साहब, आप फॉर्मर सीनियर आईबी ऑफिसर हैं, इस वजह से मेरा ये सवाल आपसे, देखिए ये बात तो सही है कि इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले की जारी रहेगी, उसके बाद जो भी पीछे है वो सामने आ जाएगा, कुछ दिनों के बाद, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे या जल्दी, लेकिन क्या इसको एक बड़ी चूक के तौर पर भी देखा जा सकता है? क्योंकि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जिस विजय चौक पर हो रही है वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह का ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तमाम तरह की चीजें। लेकिन अगर ये बड़ा ब्लास्ट होता तो स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती, क्योंकि विजय चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तमाम वीवीआईपीज की मौजूदगी थी। ऐसे में खुफिया एजेंसियां क्या यहां पर चीजों को आंक नहीं पाई और इस तरह से धमाका हो गया शाम को 5:05 पर? देखिए, इस समय जो सिचुएशन है हमारे दिल्ली की और हमारी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और फोर्सेस का ध्यान किसान आंदोलन को मैनेज करने में लगा है, तो उस वजह से ये सिचुएशन को कल्प्रिट्स ने एक्सप्लॉइट किया है। और अगर हम 3 सवाल इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ, तो कब तो ये है कि 29th एनिवर्सरी ऑफ इजराइल, तो वो इजराइल का नाम आया, कहाँ हुआ, इजराइल एम्बेसी के सामने हुआ, और क्यों हुआ इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ईरान का नाम आ रहा है। ईरान के अंदर अफगानिस्तान से सारा अल-कायदा का पूरा वर्क फोर्स, सीनियर से लेके जूनियर तक, दे हैव शिफ्टेड टू ईरान।
और आपने बीच में पता लगा होगा कि अलकायदा का नंबर 2 जिनकी की बेटी ओसामा बिन लादेन के लड़के से शादी हुई थी, उनका मर्डर हुआ और उसमें इजराइल का नाम आया। तो ऐसी कंडीशन में जो ईरान का नाम है वो एक एक्सटर्नल एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। दूसरा, मैं अंदर की बात बताऊं, हमारे लद्दाख में ईरान के सपोर्टेड एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिजबुल मोमिनीन जी। उसके एक जो चीफ थे, जो ड्राइवर कहलाते थे लद्दाख में, वो दिल्ली आए और दिल्ली में ईरानियन एम्बेसी से सपोर्ट मिला और लाजपत नगर, निजामुद्दीन एरिया ये था। दिल्ली के अंदर हमारा अशोक विहार, निजामुद्दीन एरिया, जामा मस्जिद एरिया, ये हमारे सेंट्रल एरिया हैं जो कि बड़े सेंसिटिव हैं और जहां पर कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना नेटवर्क फैलाते हैं। तो हमें घटना गंभीर है, हम इसको बड़े प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। लीड्स बहुत हैं और उन लीड्स को लेकर के अगर हम चलेंगे तो दिल्ली पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है। ठीक है, और अब जल्दी से दिल्ली पुलिस का आपने जिक्र किया कक्कड़ साहब, चूंकि वक्त की बहुत कमी है, मैं चाहूंगी कि जो चुनौतियां हैं उससे कैसे निपटे अब एजेंसियां। मेरे सहयोगी ये सब कह रहे हैं, आईबी के अफसर हैं पुराने, इनको सब पता होगा, लेकिन मैं केवल एज दिल्ली पुलिस एक्स पुलिस कमिश्नर दिल्ली, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं जी, तो ये बहुत ही इतना अच्छा तालमेल है, इतना अच्छा तालमेल है हम सब लोगों का आपस में, दिल्ली पुलिस हो जाए, आईबी हो जाए, रॉ हो जाए, एनएसजी हो जाए, एनआईए हो जाए, कि सारे मिलकर काम करते हैं और एक ही बिंदु पर सबने काम करना होता है कि ये कौन है, किसने किया होगा और आगे इसकी रणनीति क्या हो सकती है और कहां पर होगा, पकड़ना होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी विक्रम सिंह जी, आपके पास में नहीं आ पाई, लेकिन दिन से ही लगातार हमारे दर्शक आज तक के जरिए आपकी महत्वपूर्ण बातों को सुन रहे हैं, किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन तालमेल जबरदस्त है हमारी एजेंसियों के बीच और उम्मीद है कि पूरे मामले का पर्दाफाश जल्द ही कर लिया जाएगा कि आखिर वो कौन लोग हैं देश के भीतर के, आखिर वो कौन से दुश्मन हैं जो हिंदुस्तान को, राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे हैं।